Hello guys, my name is Ashwani Sharma and I welcome you all to my YouTube channel द सिविल बंदा। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टील स्ट्रक्चर और इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा गुप्ता एंड गुप्ता YCT SSC JE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ESC के PYQ। सिर्फ वो क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, जिनमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, मतलब एक कॉन्सेप्ट को आप करके 10 से 15-20 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कुछ मैं ऐसा कुछ डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। प्लस IS कोड से जो डायरेक्टली टेबल्स उठ के आ जाती हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे मान लो FY यील्ड होता है, यील्ड स्ट्रेस होती है 250 MPa स्टील के लिए, ऐसे ही FU होता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप परमिसिबल स्ट्रेस बताइए, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस बताइए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं आप 0.4 FY यूज़ करते हैं, 250 इंटू 0.4 इजिकल टू 100 MPa। तो ऐसा अलग अलग टाइप के स्ट्रेस में अलग अलग वैल्यू होती है, तो इसको आप एज अ टेबल, एक टेबल बना के याद रख सकते हैं। तो इसमें WSM के अलग होते हैं, LSM के अलग होते हैं। तो इसको एक जगह पढ़ेंगे तो अच्छे से आप याद भी कर सकते हैं। तो यह है डायरेक्ट कंप्रेशन या डायरेक्ट टेंशन, बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग टेंशन, शेयर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट और बेंडिंग में क्या अंतर होगा? जैसे डायरेक्ट टेंशन है, डायरेक्ट टेंशन हुई ये कोई बार है, इसको हम इस तरह से खींच रहे हैं तो डायरेक्ट टेंशन लग रही है। अच्छा, बेंडिंग टेंशन क्या होगा? जैसे मान लो ये वहाँ पास ये है, बार है, ऊपर से लोड लगा तो ये इस तरह से बेंड हो गया, तो नीचे की साइड, जैसे मान लो ये इस टाइप से हुआ तो नीचे की साइड ये इलोंगेट हुआ, तो यहाँ पे बेंडिंग टेंशन है, यहाँ पे बेंडिंग कंप्रेशन है। तो अगर आपसे दे दिया आपको FY, ठीक है, तो आपसे पूछ लिया डायरेक्ट कंप्रेशन कितनी होगी, डायरेक्ट टेंशन कितनी होगी, या बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग टेंशन कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे? अगर ये वाला पूछा तो आप सीधा करेंगे 0.6 FY, बेंडिंग में पूछा तो 0.66 FY, शेयर स्ट्रेस में पूछा तो 0.4 FY और बियरिंग में पूछा तो 0.75 FY। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा आंसर यही लिखना है। WSM के केस में, LSM के केस में कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? FY, तो उसमें क्या होगा, ये चारों के लिए डायरेक्ट कंप्रेशन, टेंशन, बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग टेंशन, उन सब में FY अपॉन 1.1 करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, FY की वैल्यू को थोड़ी रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये हमने FY जो देखा, हमने डायरेक्ट इसको खींच के देख लिया टेंशन में, लेकिन एक्चुअल में जो कंप्रेशन या टेंशन जब हम साइड पे यूज़ कर रहे होंगे तो हमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेनी पड़ेगी, या फिर मटेरियल के कंस्ट्रक्शन में जो जैसे हमने एक बार को हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में तो हम एक प्लेट यूज़ कर रहे हैं या फिर एक चैनल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। तो उसकी वजह से हम FY की जगह 0.6 FY ले रहे हैं, 0.66 FY ले रहे हैं एंड ऑल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस FY की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं। ऐसे ही FY अपन 1.1 ले लेंगे इन चारों केस में। अच्छा, जब शेयर स्ट्रेस की बात आएगी तो देखो LSM में बस ये चीज़ याद रखना, जब FY होगा तो उसके साथ 1.1 तो लेना ही है, और जब शेयर स्ट्रेस यूज़ करते हैं तो 1√3 से भी डिवाइड करते हैं, और वैल्यू कम हो जाती है शेयर में। क्यों? क्योंकि जो स्टील होता है या डक्टाइल मटेरियल होता है वो शेयर स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा वीक होता है, तो इसलिए उसकी स्ट्रेस जो होगी, स्ट्रेंथ होगी, सबसे कम होगी शेयर में, तो √3 से डिवाइड करेंगे। और बियरिंग स्ट्रेस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, और इसमें बियरिंग स्ट्रेस में भी FY अपॉन 1.1 ही होता है। मतलब सिर्फ शेयर स्ट्रेस में ये चेंज होगा, √3 से डिवाइड होगा, बाकी सब में FY अपॉन 1.1 ही होगा। कंप्रेशन में, डायरेक्ट टेंशन में, बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग टेंशन और बियरिंग स्ट्रेस में। अब थोड़ा सा चेंज ये आता है कि अब FU का भी इसके अंदर यूज़ होता है। मतलब कि जब हमें FU दिया होगा तो उस केस में हमें दो चीज़ निकालने के लिए वो बोल सकता है, एक तो होगा डायरेक्ट टेंशन में स्ट्रेस और दूसरा शेयर में। तो डायरेक्ट टेंशन में हम जो यूज़ करेंगे तो FU, सिंपल सी बात यह है कि FY के साथ हमेशा हम 1.1 यूज़ करते हैं, FU के साथ हम यूज़ करते हैं 1.25। इसको हम बोलते हैं गामा M0 और इसको हम बोलते हैं गामा M1। डायरेक्टली M0 और M1 बोल के भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो FU अपॉन 1.25 यूज़ करेंगे, और जब टेंशन की बात कर रहे हैं हम तो 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास परमिसिबल या फिर हमारे पास LSM में स्ट्रेस होगी। शेयर में क्या करेंगे हम, FU के साथ 1.25 तो डिवाइड करना ही है, ये 0.9 एक्स्ट्रा डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट टेंशन के केस में। शेयर वाले केस में बस √3 से डिवाइड कर देंगे। तो एज अ होल FY के साथ 1.1 डिवाइड करेंगे, FU के साथ 1.25 डिवाइड करेंगे। अगर टेंशन में पूछ लिया गया तो 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर में पूछ लिया तो √3 डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया जब आपसे पूछ लिया
शेयर स्ट्रेस पूछ लिया अगर जो आपसे। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया फोर्स कितनी होगी, तो उस केस में क्या करेंगे हम, फोर्स जो होती है वो स्ट्रेस होती है इनटू एरिया। अभी हमने सीख लिया स्ट्रेस अलग अलग केस में। अगर जो हमारे से पूछ लिया था डायरेक्ट टेंशन में क्या फोर्स होगी, तो उसके लिए हमने स्ट्रेस निकालना सीख लिया। अब देखते हैं एरिया कौन सा यूज़ करेंगे। तो अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले WSM से स्टार्ट करते हैं। WSM, तो WSM में ज़्यादा नहीं सोचना, हम सीधा इसके अंदर एरिया ग्रोस यूज़ करते हैं। तो अगर जो हमसे पूछा डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट टेंशन, बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग टेंशन, शेयर स्ट्रेस, ठीक है, तो उस केस में सब में एरिया ग्रोस हम यूज़ करेंगे। जैसे डायरेक्ट कंप्रेशन है तो 0.6 FY इंटू एरिया ग्रोस। एरिया ग्रोस क्या होगा आगे क्लियर होगा, ठीक है। तो सब में एरिया ग्रोस कर देंगे। अच्छा, LSM की बात करते हैं। LSM, जब हम FY का यूज़ कर रहे हैं तो हम एरिया ग्रोस यूज़ करेंगे, और जब हम FU का यूज़ कर रहे हैं उस केस में हम एरिया नेट लेंगे। अच्छा, एरिया ग्रोस और एरिया नेट क्या है वो देख लेते हैं। जैसे मान लो हम टेंशन की बात कर रहे हैं, दोनों साइड से खींच रहे हैं, यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ था। अच्छा, जब ये इधर से ऐसे खींचेगा तो ये इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। अगर हम FY यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रेस क्या आएगी डायरेक्ट टेंशन में, FY अपॉन 1.1, सिंपल है। अच्छा, जो फोर्स होती है वो स्ट्रेस इंटू एरिया होती है। एरिया क्या होगा, देखो ये वाला, ये और अंदर की साइड ये जो है ये एरिया, इसकी थिकनेस, तो B इंटू टी, तो B इंटू टी, ठीक है। ये होगा क्या, ग्रोस, एरिया ग्रोस। अच्छा, अगर जो हमसे पूछे, ठीक है, अगर जो हमें FU यूज़ करना है तो FU के केस में क्या करेंगे, स्ट्रेस हमने लिखनी सीख ली, FU अपॉन 1.25, जब भी FU आया तो 1.25 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, टेंसाइल की बात कर रहे हैं तो इंटू 0.9 करेंगे, इंटू अब स्ट्रेस इंटू एरिया करेंगे। यहाँ पे A नेट आएगा, कब, जब FU यूज़ करेंगे तो A नेट आएगा। A नेट में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्चुअल में कितना एरिया है, ये लेंथ थी, लेकिन ये वाला होल तो हमने बोल्ट में निकाल दिया ना, तो हमारे पास टोटल ब्रेड्थ जो होगी वो होगी B माइनस ये होल D, ये होल होगा, तो B माइनस डी इंटू थिकनेस T, तो यहाँ पर हमारे पास T आ जाएगा। तो ये थे टाइप 1 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आप SSC JEE के PYQ देख लो, या गुप्ता एंड गुप्ता देख लो, या ESC देख लो, ऐसे क्वेश्चन भरे हुए हैं। तो अब चलते हैं टाइप 2 पे। अब टाइप 2 क्वेश्चन के लिए पहले ये देखो, ये डिफ्लेक्शन लिमिट की टेबल है, ठीक है। ये इतनी बड़ी टेबल है, आगे भी है इसके अंदर। तो ये जो वैल्यू है इधर की साइड ये लिखी हुई है, और ये जो वैल्यू है ये जो लिखी हुई है ये मैं आपको याद कराऊंगा, प्लस बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, सीधा वहाँ पे आते हैं। डायरेक्ट याद करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या याद रखना है, 100 क्या है वो भी बताता हूँ, बस आपको पहले ये नंबर याद रखने हैं। एक सेकेंड, 120, 150, 150, 180, और 120 का डबल 240, 150 का डबल 300। आपसे क्या पूछेगा कि डिफ्लेक्शन बताओ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो सकता है इसमें, सिंपली सपोर्टेड बीम में जब इलास्टिक क्लैडिंग हो, या फिर कैंटिलीवर बीम में जब ब्रिटल क्लैडिंग हो। इस तरह के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बनेंगे। किस केस में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। सिमिलर क्वेश्चन बनेगा नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, ऐसे ही 4 और हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है, अगर जो आप ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो देखते हैं, 120, 150, 150, 180, और 120 का डबल 240, 150 का डबल 300। अब पहले इसको समझो, अभी पहले हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, हमसे पूछेगा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में बताओ। तो सबसे पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करेंगे और कैंटिलीवर बीम की बात करेंगे। समझते हैं कॉन्सेप्ट को। डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन होगा स्पैन अपॉन कोई कांस्टेंट के, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें, देखो इनमें से या तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है या ये कैंटिलीवर बीम है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। ये हमारे पास गर्डर का होता है। अभी पहले इनमें से समझते हैं कि कौन सा सिंपली सपोर्टेड बीम है, कौन सा कैंटिलीवर है। देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम में कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन ज़्यादा तो उसकी के वैल्यू कम, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये सब के वैल्यू है, ठीक है। तो के वैल्यू कम, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, कैंटिलीवर बीम ये है और सिंपली सपोर्टेड बीम ये है। तो आपने सिर्फ वैल्यू याद करी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने देख लिया। दूसरी चीज़ इसके अंदर, इसके बाद ये पूछता है इलास्टिक क्लैडिंग या ब्रिटल क्लैडिंग, ठीक है। कोई सा एक उठा लो, जैसे मान लो ब्रिटल क्लैडिंग है, तो ब्रिटल क्लैडिंग, ठीक है, ब्रिटल क्लैडिंग मतलब ब्रिटल टूट सकता है, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन कम होगी। तो ब्रिटल क्लैडिंग है, डिफ्लेक्शन होगी कम, तो के की वैल्यू होगी ज़्यादा, तो ज़्यादा वाली वैल्यू जो है वो ब्रिटल है, तो ये होगा ब्रिटल, ये होगा इलास्टिक। तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैंटिलीवर बीम के केस में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और
इलास्टिक क्लैडिंग होगी तो आप क्या यूज़ करोगे, तो हम यूज़ करेंगे ये मतलब जो उसका डेल्टा होगा वो होगा स्पैन अपॉन 120। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया। ठीक है, अच्छा आपको ये पता चल गया ये कम कम वाली जो है इलास्टिक है, ज़्यादा वाली है ब्रिटल। तो यहाँ पे भी ये गर्डर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पर्लिन्स और गर्डर्स के लिए यूज़ होता है ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगा इलास्टिक और ये होगा ब्रिटल। तो देखो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि डायरेक्ट कि कोई हमारे पास डिफ्लेक्शन कितनी होगी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, सिंपली सपोर्टेड बीम अगर जो है, ठीक है, और अगर ब्रिटल क्लैडिंग है, तो सिंपल सी बात है, हम ये टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे 120 150 150 180, 120 का डबल 240, 150 का डबल 300। हमसे क्या पूछा, सिंपली सपोर्टेड बीम, ब्रिटल और इंडस्ट्रियल है तो ये वाला टेबल बनेगा। ठीक है, अभी हम भूल गए कैंटिलीवर कौन सा था, तो डेल्टा इज इक्वल टू स्पैन अपॉन के कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब डिफ्लेक्शन ज़्यादा तो के वैल्यू कम, तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, आगे चलते हैं। हमसे क्या पूछा है, ब्रिटल क्लैडिंग पूछा है, ब्रिटल मतलब डिफ्लेक्शन कम, के वैल्यू ज़्यादा, तो मतलब ज़्यादा वाला क्या है ये, तो हमारा आंसर होगा स्पैन बाई 300। स्पैन की कोई वैल्यू दे रखी होगी, जैसे 6000 दे दी तो 300 कर दिया, 3 2 6 20, तो 20 आंसर होगा, सिंपल है। ठीक है, ये क्या था इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। अब चलते हैं नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के ऊपर। नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, ये देखो 120 240, ठीक है, सॉरी 120 150 150 180 और इसका डबल 240, 150 का डबल 300। ठीक है, इंडस्ट्रियल ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग था। अच्छा, नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हम क्या करेंगे, जो ये अलग से लिखा हुआ था इसको यहाँ पे लिख लेंगे 150 180 और इसका डबल कर लेंगे 300 360। ठीक है, अब हम जान चुके हैं कि ये जो ज़्यादा वाली वैल्यू है सिंपली सपोर्टेड बीम की है, ये कैंटिलीवर बीम की है। वापस से ये इलास्टिक होगी, ये ब्रिटल होगी। ठीक है, तो हमसे अगर जो पूछ लिया कि नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है और सिंपली सपोर्टेड बीम है और ब्रिटल है तो क्या होगा, तो होगा स्पैन बाई 360। सिंपल क्वेश्चन आएगा, ऐसे कर देंगे। हाँ, एक अलग से क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी हो सकती है बीम में, तो अगर जो आपको ऑप्शन दिखे स्पैन बाई 325, डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर नहीं, तो उसमें आप ये टिक करेंगे। बाकी अगर जो आपको दे दिया स्पेसिफिकली कि नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, इलास्टिक है, ये सब, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप टेबल देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे कि पर्लिन्स गर्ड्स के केस में 150 180। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड में सिंपल स्पैन में 240 300 120 150। ठीक है, आगे चलते हैं। एक गैंट्री गर्डर का भी केस आता है, यहीं पे देख लेते हैं उसको। उसमें होता है स्पैन बाई 500 750 और स्पैन बाई 1000। ठीक है, अगर मैनुअली ऑपरेटेड है, गैंट्री गर्डर क्या होता है कि हमारे पास जैसे मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास क्रेन है। ठीक है, तो ये इधर भी जा सकती है और यहाँ से सामान हम इधर से इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है गैंट्री गर्डर। ठीक, गैंट्री गर्डर क्या होता है, यहाँ पे जो आई सेक्शन लगा होता है जिसके ऊपर ये पूरा पूरा सपोर्ट होता है, वो गैंट्री गर्डर होता है। उस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है स्पैन बाई 500 750 1000। अगर ये जो है अगर क्रेन है जो मैनुअली ऑपरेटेड है तो 500। अगर 50 टन तक लेस देन 5 एक सेकेंड, अगर लोड जो है लेस देन 50 टन है, 50 टन है तो इतना ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ही होगी। ठीक है, अगर 50 टन से कम है तो स्पैन बाई 750 और 50 टन से ज़्यादा है तो स्पैन बाई 250 1000। मतलब लोड ज़्यादा है तो हम डिफ्लेक्शन चाहेंगे कम हो इसके अंदर। ठीक है, तो एक ये याद रख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो। नेक्स्ट हमारे पास स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस मतलब स्लेंडर मतलब होता है दुबला पतला, तो मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे रोड जो है कितनी दुबली पतली रख सकते हैं हम। सिंपल सी बात है, अगर जो दुबली पतली है तो उसके ऊपर अगर जो हम ऐसे पतली होगी और दोनों साइड से ऐसे लोड लगाएंगे तो यहाँ से बकल कर सकती है, लेकिन जब इसे खींचेंगे तो बकल तो नहीं करेगी। तो मतलब जब टेंशन होगा तो स्लेंडरनेस ज़्यादा हो सकती है उसके अंदर, तो स्लेंडरनेस रेशो ज़्यादा होगा। लेकिन जब इसको हम दबाने की बात आएगी, कंप्रेशन की बात आएगी, तो उस केस में हम इसका स्लेंडरनेस रेशो कम रखना पड़ेगा। अगर जो हमने इसका ज़्यादा रख दिया तो या तो ये सैग कर जाएगी, बहुत ज़्यादा हुआ, नहीं तो जब हम लोड लगाएंगे तो ये बकल कर जाएगी। तो इसलिए अलग अलग स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू होती है अलग अलग केस में। तो इसको भी याद करने का तरीका देखते हैं, ऐसे देखते हैं 180 180, यहाँ पे होगा 400, 180 से बढ़ेगा 250, 400 से घटेगा 350 और एक होगा 300। देखो हमें ये पता चल गया कि अगर जो कंप्रेशन होगा
उस केस में स्लेंडरनेस रेशो जो होगा कम होना चाहिए। अच्छा, होता क्या है स्लेंडरनेस रेशो? L इजकल टू L अपॉन आर मिनिमम। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशो कम करने के लिए हम लेंथ कम रखेंगे। अगर जो लेंथ कम रख दी हमने, तो जब हम ये लोड लगाएंगे तो बकलिंग होने के चांसेस कम होंगे, मतलब इसका ऐसे। और जितना लंबा हम इसको रखेंगे, ठीक है, उस केस में बकलिंग होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो एल कम करके हम स्लेंडरनेस रेशो कम कर सकते हैं, या फिर आर मिनिमम, ये होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं लैम्डा की वैल्यू। अगर हमारे पास कंप्रेशन की बात चल रही है, कंप्रेशन है प्लस कंप्रेशन हो रहा है इसके अंदर डेड लोड और लाइव लोड की वजह से। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? 180 हम यूज़ करेंगे, तो एल लैम्डा की वैल्यू होगी 180। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास टेंशन में है, मान लो ये रोड, ये रोड जो है टेंशन में है, लेकिन इसके अंदर रिवर्सल हो रहा है डेड लोड और लाइव लोड का। मतलब जितना डेड लोड लाइव लोड इस तरह से लग रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इस तरह से लगने लगे। ठीक है, रिवर्सल हो जाए, जैसे कि हमारे पास कोई ट्रस है, ठीक है, उस केस में लोड जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो किसी जगह पे मान लो जो टेंशन में था वो कंप्रेशन में चला जाए सीधा। ठीक है, ऐसा होता है ट्रसेस वगैरह में। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? उस केस में हम यूज़ करेंगे 180 ही। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो कंप्रेशन में हमारे पास 180 था, ठीक है, 180 रखना था। अब जब उसका रिवर्सल होने के बाद डेड लोड लाइव लोड उतना ही लग गया, तो स्लेंडरनेस रेशो तो उतना ही लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको टेंशन मेंबर, तो हमें ये दिक्कत नहीं है कि मान लो ये बहुत लंबी रोड हमने रख ली, हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो ये सिलेंडर ऐसे बकल नहीं करेगी, ना कि हाँ ये सैग करेगी, लेकिन जब हम टेंशन से ऐसे खींचेंगे इसको तो ये सीधी ही रहेगी। ठीक है, तो मतलब इसको हम बड़ी लंबी रोड ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हाँ, अगर हमने 400 से भी ज़्यादा कर दी, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो होगा ऐसे सैग करने लगी अपने आप, जैसे तार होते हैं हमारे पास, ठीक है, वायर्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसको 400 तक ले जा सकते हैं लैम्डा की वैल्यू। कब? आपके टेंशन मेंबर के केस में। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं आगे कि रिवर्सल, यहाँ पे क्या था? रिवर्सल ऑफ डेड लोड लाइव लोड हुआ तो 180। ठीक है, अच्छा, अगर रिवर्सल ऑफ अर्थक्वेक लोड हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? देखो समझते हैं। मान लो किसी मेंबर के अंदर रिवर्सल हो रही है, रिवर्सल मतलब उसकी नेचर चेंज हो जा रही है, और वो कंप्रेशन आ जा रहा है, किसकी वजह से? अर्थक्वेक लोड की वजह से या विंड लोड की वजह से। देखो, डेड लोड होता है ज़्यादा, तो उस केस में हमें स्लेंडरनेस रेशो कम रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये बकल ना करे। लेकिन अर्थक्वेक विंड लोड उतना ज़्यादा नहीं होता, तो 180 की जगह हम उसके पास रख सकते हैं 250, अगर कंप्रेशन में आ गया। ऐसी सिमिलर टू ये है कि अगर जो मान लो कोई टेंशन मेंबर में है, ठीक है, रिवर्सल हुआ अर्थक्वेक और विंड लोड का, मतलब अर्थक्वेक विंड लोड का मतलब कभी कंप्रेशन में चला जा रहा है, कभी टेंशन में चला जा रहा है, तो उस केस में हम 400 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे टेंशन की जगह अब कंप्रेशन भी आ रहा है, लेकिन वो कम है, ज़्यादा नहीं है उतना। अर्थक्वेक विंड लोड की वजह से आ रहा है 350, तो हम यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशो करेंगे 350। अच्छा, ये अर्थक्वेक और विंड लोड की जगह डेड लोड का आ जाता, तो ये सीधा 400 से 180 हो जाता। ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और हमारे पास लास्ट जो होता है 300। 300 क्या होता है? इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे, कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ बीम अगेंस्ट लेटरल टोर्शन बकलिंग। ठीक है, जो बीम्स के अंदर टोर्शन बकलिंग होती है ऊपर की साइड, तो उस केस के अंदर, ठीक है, उस केस में स्लेंडरनेस रेशो जो होता है 300 होता है। ठीक है, ये एज इट इज़ पेपर में आ जाता है, और आपको एज इट इज़ ही इसको याद रखना पड़ेगा। टाइप 4 क्वेश्चन ये है कि आपसे मिनिमम पिच, मैक्सिमम पिच, मिनिमम एज वैज ये पूछ लेता है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 प्लेट हैं, एक प्लेट है ये, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दी, और यहाँ पे हमने इसको बोल्ट से जोड़ दिया, और टेंशन हम ये ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अभी पहले समझ लेते हैं पिच क्या होता है, गेज क्या होता है। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये है, ठीक है, इसके, ठीक है, ऐसे 2 प्लेट रखी थी, और यहाँ पे हमने ये लगा दिया। अच्छा, तो पिच क्या होती है? जैसे मान लो टेंशन हम ऐसे लगा रहे हैं, तो उसके पैरेलल जो दो के बीच की डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं पिच। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके? ये जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हम गेज। ठीक है, तो पिच जो होती है शुड नॉट बी लेस देन, पिच जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2.5 डी होती है। डी क्या होता है? जो बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है उसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये कम तो इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं हो सकती। अच्छा, ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा होता है 12T और 16T। इसको भी समझते हैं पहले, पिच के बाद देखते हैं एज। एज क्या होता है? एज और एंड, जैसे गेज और पिच है ऐसी एज और एंड है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं हम एंड डिस्टेंस, और यहाँ से और सेंटर से कोने तक का ये जो होता है इसको कहते हैं हम एज डिस्टेंस। सिमिलर है जैसे पिच और गेज था। अगर जो हमारे पास फोर्स है उसके पैरेलल है तो एंड, और उसके परपेंडिकुलर है तो एज डिस्टेंस। ये कितनी होती है? शुड नॉट बी लेस देन 1.5 डी नोट और 1.7 डी नोट। समझते हैं इसको। डी नोट क्या होगा? जैसे मान लो हमारे पास बोल्ट है,
ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर रिवेट है। ठीक है, बोल्ट अगर हमारे पास है 12 या 14 मिलीमीटर का, ठीक है, तो जो बोल्ट होल होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, +1 मिलीमीटर रखते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास 16 से 24 तक का बोल्ट है तो हम 2 मिलीमीटर ज़्यादा साइज़ रखते हैं बोल्ट होल का। और अगर जो ग्रेटर देन 24 है हमारे पास तो +3 मिलीमीटर रखते हैं। ऐसे अगर जो हमारे पास रिवेट्स हैं तो रिवेट्स के केस में हम क्या करते हैं, जो रिवेट का जो डाया है अगर लेस देन इक्वल टू 25 मिलीमीटर है तो उसका जो होल होगा 1.5 मिलीमीटर ज़्यादा होगा। और अगर जो 25 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो 2 मिलीमीटर का होल होगा, उसका 2 मिलीमीटर ज़्यादा होल होगा, मतलब 26 है तो होल उसका 28 होगा, 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1.5 डी नोट, तो इतना एंड डिस्टेंस तो रखना ज़रूरी है। ठीक है, एंड और एज डिस्टेंस सेम ही होता है। अच्छा, यहाँ पे 1.5 है, ये 1.7। अगर ये मशीन से हम यहाँ पे बोल्ट होल कर रहे हैं तो उस केस में 1.5, और अगर जो मैनुअली कर रहे हैं खुद से हाथ से तो 1.7, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो थोड़ा बोल्ट होल ज़्यादा रखेंगे। अब इसको समझते हैं 12T और 16T क्या है। देखो देखो, अगर हम इसको यहाँ से लोड लगा रहे हैं, टेंशन में है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये पिच है। ठीक है, अगर हमने इसको ज़्यादा रख कर दिया, ठीक है, तो मान लो चलो हम कंप्रेशन में है, अगर हमने इसको ज़्यादा कर दिया ये डिस्टेंस को, तो कंप्रेस जब होगा ये दोनों साइड से लगेगी तो यहाँ पे ये बीच में बकल कर सकता है। ठीक है, या लेटरल डायरेक्शन में भी बकल कर सकता है, इधर भी बकल कर सकता है। तो उसलिए हम क्या चाहते हैं इसको कि इतना हम डिस्टेंस ना रख दें कि ये बकल करने लग जाए, तो इसलिए कंप्रेशन में ज़्यादा वनरेबल है, इसलिए 12T। ठीक है, तो हम इसका 12T से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रख सकते। टी क्या है, टी ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो दोनों प्लेट में से जो थिनर होगी उस प्लेट को देंगे। अच्छा, टेंशन के अंदर क्या है, टेंशन में बकलिंग की दिक्कत है ही नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखी 60T, लेकिन 200 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। अब बोल्ट और रिवेट देख लिया तो वेल्ड भी देख लेते हैं। ठीक है, वेल्ड का मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ देख लेते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड मतलब फिलेट की बात करें, जैसे मान लो ये है फिलेट वेल्ड है। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस ये होती है, ये इसकी साइज़ होती है, जो कौन सी होती है, कम वाली लेंथ जो होती है इसकी साइज़ होती है। तो साइज़ क्या है कि मान लो हम 2 प्लेट हैं, उनको हम वेल्ड कर रहे हैं, तो मिनिमम कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम कितनी वेल्ड का साइज़ रख सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम वेल्ड साइज़ तो कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ प्लेट। अगर प्लेट की जो थिकनेस है लेस देन 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर से भी पतली है तो 3 मिलीमीटर यूज़ करेंगे। अगर ये 10 से 20 मिलीमीटर है तो 5 मिलीमीटर यूज़ करेंगे। 21 से 32 है, 20 से 32 है तो 6 मिलीमीटर यूज़ करेंगे, और 32 से ज़्यादा है, 32 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो 8 मिलीमीटर यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर हम साइज़ की बात करें, मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम साइज़ क्या है कि मान लो 2 प्लेट है, उनको अगर जो हम यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो थिनर प्लेट होगी, तो जो ये वाली प्लेट होगी उससे 1.5 मिलीमीटर हमें कम रखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पे राउंड टाइप का इसका यहाँ पे आ जाए सेक्शन, तो उस केस में हम 1.5 मिलीमीटर की जगह क्राइटेरिया देखेंगे 3/4T। समझते हैं एक बार। तो मान लो यहाँ पे थिकनेस T आ गई तो 3/4T से हम ज़्यादा नहीं दे सकते। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप। इसमें हम डिस्कस करेंगे टैग बोल्ट और हमारे पास लेसिंग और पैटर्न्स, इनको एक साथ देख लेते हैं। टैग बोल्ट क्या है, मान लो हमारे पास ये गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट हमारे पास ये है, इसके ऊपर हमने ऐसे 2 एंगल लगाए, 2 एंगल है, एक ये यहाँ पे है और एक इसके पीछे है। अगर हम इसको सेक्शन को देखेंगे तो ये बीच वाली ये जो है ये वाली प्लेट है। ठीक है, इसके आगे जो लगा हुआ है ये है, और इसकी जो पीछे की साइड लगा हुआ है ये। अब इनको जोड़ने के लिए तो यहाँ पे हमने ये बोल्ट लगाया, ठीक है, ये बोल्ट लगाया इनको जोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन इस जगह पे क्या है, यहाँ पे जो बीच में प्लेट है वो नहीं है अब। ठीक है, अब इनको जोड़ने के लिए हमने लगाया ये बोल्ट। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मान लो यहाँ पे एक बोल्ट लगा दिया, यहाँ पे बोल्ट लगा दिया, तो जो इनके बीच, तो इन बोल्ट्स को कहेंगे हम टैग बोल्ट। अच्छा, अगर जो इनको ज़्यादा डिस्टेंस पे किया तो जो इनके बीच का जो गैप है, मतलब ये खुल सकती हैं थोड़ी, तो ये एक 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 स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह बिहेव नहीं करेंगी अगर हमने इनको डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग केस में हम इसको मैक्सिमम डिस्टेंस को हम बताते हैं कितना होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पे ये एंगल सेक्शन की जगह अगर जो सिंपल प्लेट सेक्शन है, ऐसे हमने पीछे आगे पीछे लगाया हुआ है, तो जो डिस्टेंस है ये 16T और 300 मिलीमीटर और 32T और 300 मिलीमीटर। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस किस केस में, देखो वापस से वही चीज़, कंप्रेशन में ज़्यादा वनरेबल होता है तो ये है कंप्रेशन में 16T से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेंशन में 32T से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब, जब ये प्लेट सेक्शन है या फिर फ्लैट सेक्शन है
ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये एंगल सेक्शन होगा, मतलब ये वाला सेक्शन, तो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस केस में? कंप्रेशन में। और टेंशन में ये 1000 मिलीमीटर तक भी जा सकता है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये टैग बोल्ट हो गया। लेसिंग को समझते हैं अब जरा। अब यहाँ से देख के समझो लेसिंग क्या चीज़ है। दो कॉलम है, ये एक ये है, ये एक ये है। अच्छा, ताकि ये यूनिफाइड तरह से काम करें तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक लेसिंग ये लगा दी, ये सब लगा दी, इसको कहते हैं हम लेसिंग। तो इसके पैरामीटर्स हैं कुछ। तो ये है लेसिंग, ये पार्ट है इसको कहते हैं लेसिंग, ताकि ये जो कॉलम है ये यूनिफाइड तरह से काम करे। अच्छा, हमने टैग बोल्ट के साथ क्यों पढ़ा इसको? ताकि हम एक चीज़ को याद कर सकें, वो है क्या? 40, 50, 60, 70। 40, 50, 0.6 और 0.7 ऐसे इसको याद करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये है स्लेंडरनेस रेशो। तो स्लेंडरनेस रेशो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6 ऑफ लैम्डा होल और 40। जैसे हमने 180 पढ़ा था, हमने पढ़ा था 400 पढ़ा था, ऐसे ही टैग बोल्ट जब लगता है, जैसे हमने ये ऊपर पढ़ा था, ठीक है, तो उस केस में ये बीच का हम जब यहाँ पे देखेंगे, इसका स्लेंडरनेस रेशो वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.6 ऑफ लैम्डा होल। लैम्डा होल क्या है कि हमने जो इस सेक्शन का हमने लैम्डा देखा, ठीक है, उसको हमने मान लो कुछ भी मान लिया, जैसे मान लो वो हो गया 100, ठीक है। 100 को हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मान लो आया 60, ठीक है। तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे, तो वो 60 से या 40 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लेसिंग के केस में भी 0.7 ऑफ लैम्डा होल देखते हैं और 50 देखते हैं। जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो इन दोनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लैम्डा क्या है एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। मान लो हमारे पास दो कॉलम है, ये है, ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं सेक्शन, जैसे सीधे खड़े हुए हैं कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब इस केस के अंदर लेसिंग जो लगेगी, ये ऊपर से देखेंगे तो हम यहाँ पे लगेगी नीचे, ठीक है। इसको अगर जो हम ऐसे लंबे सेक्शन में देखें, यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो लेसिंग जो लगेगी इस तरह से लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं ये 0.7 और लैम्डा होल और 50 क्या है वो समझते हैं ज़रा। देखो, इस पर्टिकुलर चैनल सेक्शन की अपनी रेडियो ऑफ जायरेशन होगी RYY और RZZ, ऐसी इसकी होगी, ठीक है। तो ऑल्सो इस पूरे कॉम्बिनेशन का एक IYY होगा, ठीक है, और एक IZZ होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो इसके अबाउट जो IYY होगा, ठीक है, उसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा कांस्टेंट, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है यहाँ से, इस एक्सिस से, ठीक है। लेकिन IZZ जो होगा, इसके अबाउट जो होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा ये दोनों आपस में कितनी दूर हैं। तो ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। उसके हिसाब से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा सकते हैं। जितना इस एक्सिस से ये दूर जाएंगे कॉलम, ये चैनल, उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि जो IZZ है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, ज़्यादा ही होगा। और जो IYY होगा उसके हिसाब से हम IYY के हिसाब से हम RYY देख लेते हैं, क्योंकि RYY क्या होता है, देखो लैम्डा के अंदर जो L/R मिनिमम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे RYY हम यूज़ कर लेते हैं फिर। तो RYY इस चैनल सेक्शन की हमें पता है ये है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने L देखा, L कितना होगा, इसकी जितनी भी लेंथ है, और एंड कंडीशन के हिसाब से अलग अलग वैल्यू होती है, और इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये लैम्डा आ गया, ठीक है। जब लेसिंग हमारे पास होती है तो जो टोटल लैम्डा होता है उसका हम 1.05 मतलब 5% हम बढ़ा देते हैं। तो लैम्डा नोट की वैल्यू आ जाएगी 1.05 लैम्डा। लैम्डा हमने ऐसे निकाला, उसको 1.05। अच्छा, ये लेसिंग की जगह अगर जो बैटन्स होते हैं तो उस केस में हम 10% बढ़ाते हैं, तो 1.1 ऑफ लैम्डा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आया, जो हमारे पास 0.7 लैम्डा नोट था, ठीक है, वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और 50। अच्छा, अब ये लैम्डा देखते हैं, जो लैम्डा होता है शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस। ये वाला लैम्डा क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ये एक सेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे लैम्डा की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिस्टेंस है, ये हम लेंथ लेंगे C, ठीक है, और सिर्फ इस चैनल का हम R देखेंगे, तो C/R की वैल्यू निकालेंगे। अब वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 ऑफ लैम्डा नोट जो होल आया था, और 50। अच्छा, जो 145 की हम बात करते हैं वो था ये, कि जो हमने लैम्डा नोट निकाला था, ये जो 1.1 लैम्डा है ये 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेसिंग के केस में, ठीक है। लेकिन ये जो है ये 145 नहीं, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन का होता है वो 0.7 लैम्डा नोट और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा एक दो बार आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेसिंग स्टार्ट किया है तो लेसिंग को ख़त्म करते हैं। लेसिंग क्या है हमारे पास, ये हमने लगा दिया, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी कि ये किस एंगल पे होगा। तो यहाँ से जो एंगल होता है थीटा, ये 40 से 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, जो लेसिंग है तो ये कुछ इस तरह का सेक्शन है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी लेंथ हमने देख लिया, लेंथ उसके हिसाब से चलेगी इसकी, जो हमने पास लैम्डा हमने निकाला, शुड नोट बी 0.7 लैम्डा और 50, इसके हिसाब से हम लेंथ इसकी डिसाइड कर लेंगे। आगे चलते हैं, इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी। विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे हम बोल्ट लगाएंगे ये। ठीक है, तो मान लो ये इसका जो डायमीटर है बोल्ट का, होल का नहीं बोल्ट का, वो मान लो डी है, तो इसकी जो विड्थ होगी वो 3D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 1.5 ये 1.5 ये। ठीक है, जो हमने एज डिस्टेंस भी पढ़ा था, तो हमने इसकी विड्थ देख ली 3D। अच्छा, इसकी थिकनेस जो होती है उसकी, वो L/40 या L/60 इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा L/40 और L/60 किस केस में क्या होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो थिकनेस होती है शुड बी ग्रेटर देन L/40 और थिकनेस शुड बी ग्रेटर देन L/60। देखो ये है सिंगल केसिंग के केस में क्या, ये, और ये होगा डबल लेसिंग, ये है सिंगल लेसिंग। देखो ये हमने कर दिया होगा सिंगल लेसिंग। डबल लेसिंग क्या होगा, ये देखो डबल लेसिंग कर रहे हैं तो मतलब ज़्यादा स्टेबल मतलब इसकी थिकनेस कम भी रखेंगे काम चल जाएगा। तो नीचे ज़्यादा बड़ा डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये डबल वाला केस है और ये सिंगल वाला केस। ठीक है, तो हमने थिकनेस देख ली, विड्थ देख ली, लेंथ देख ली, एंगल देख लिया, लेसिंग खत्म। आगे चलते हैं, बैटन्स और लेसिंग्स में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये है, ये हो गया लेसिंग, ठीक है, ये हो गया बैटन्स, इस तरह से। तो थोड़ा सा अंतर देख लें दोनों के केस में। देखो लेसिंग के केस में जो लैम्डा की वैल्यू बढ़ाते हैं हम 5% बढ़ाते हैं तो 1.05 लैम्डा नोट यूज़ करते हैं। इसके अंदर 10% बढ़ाते हैं तो 1.1 लैम्डा नोट यूज़ करते हैं। एक्चुअली में हम लेंथ बढ़ाते हैं इसकी। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं एल इफेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेसिंग हम यूज़ करते हैं जब एसेंट्रिक लोड बढ़ता है, बैटन्स हम यूज़ करते हैं जब एक्सियल लोड होता है। अच्छा, लेसिंग और बैटन्स दोनों ही डिज़ाइन होते हैं शेयर फोर्स के लिए, जो कि होती है 2.5% ऑफ पी। जो लोड होता है कॉलम के ऊपर जो लग रहा है ऊपर से, उसका 2.5% होता है, वो होता है शेयर फोर्स। इसके लिए हम ये दोनों डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, जो लेसिंग होती है वो सिर्फ टेंशन और कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन होती है, जबकि जो बैटन्स होते हैं उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट भी आता है। सो हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए और वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। मन तो बड़ा कर रहा है कि पूरा स्टील ख़त्म कर दूँ, लेकिन आपका व्यू लेना भी ज़रूरी है कि आपको ये पसंद आया ये तरीका या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगली वीडियो में हम जो आप सजेशन देंगे उसको अप्लाई करते हुए एक नई वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक यू।